बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर वो कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ करें। सर वो कल हम गए थे वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए लैब में। तो अच्छा। सर हमने एक थ्योरी पढ़ा था मोहर कूलम फेल्योर, मतलब जो शेयर स्ट्रेस में फेल्योर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो शेयर फेल्योर आता है तो हम इसमें नॉर्मल स्ट्रेस और जो एक्सियल स्ट्रेस, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस की मतलब कंबाइंड इफेक्ट को देखेंगे, और फिर हम जो शेयर फेल्योर है इसको हम फिर मतलब डिफाइन करेंगे। सही है सर इस तरह। जी जी जी। सर लेकिन जब हम कल वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कर रहे थे तो हमने सिर्फ एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया था, मतलब नॉर्मल फोर्स, और हमने हाँ। साइड में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं, मतलब जो शेयर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग थे। और फिर हमने वहाँ पर वो शेयर फेल्योर फाइंड की थी। तो यहाँ पर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नहीं देखें आपने, जो फेलियर प्लेन बनता है ना, फेलियर प्लेन, उस पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस भी है, उसमें आपके पास शेयर स्ट्रेस भी है, मगर वो तो आपको दिखाई तो नहीं देती। वो तो अंदर, इसके अंदर स्ट्रेस होती है। फेलियर पर अगर आप एनालिसिस करें, ठीक है ना, आप तो उस पे फेलियर प्लेन आता है। फेलियर प्लेन पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस भी होती है और शेयर स्ट्रेस भी होती है। ठीक है ना। सर जिस तरह डायरेक्ट टेस्ट में जब हम शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरह उस मतलब जो अनकन्फर्म है उसमें इस तरह कोई केस नहीं था, इस वजह से सर पूछा सर। नहीं, वो तो डिफरेंट टेस्ट है ना। डायरेक्ट शेयर तो देखिए, इसलिए इसको डायरेक्ट शेयर कहते हैं कि डायरेक्टली आपने शेयर लोड अप्लाई किया है। इसमें देखें, इनडायरेक्टली शेयर फोर्स डेवलप हो जाते हैं फेलियर प्लेन पे। ठीक है ना। और सर ये हम जो विंड shear टेस्ट हमने पढ़ा था तो इसमें सर हम एक सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। तो एक को हम जब वो सॉइल सैंपल लेते हैं तो इसको इतना मतलब वो 2 मिनट करते हैं, या तो मैनुअली होता है या वो जो शेयर फेल्योर आ जाए तो हमारे पास एक वीडियो आती है जिसको हम अनडिस्टर्ब अनरिस्टेंट कहते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे पास ये और फेल हो जाए, मतलब तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू मोहर सर्कल जब कोई सैंपल फेल हो जाए तो वो फेल्योर इन्वेलप को टच करेगा। लेकिन जो हम फर्दर इसकी शेयर फेल्योर फाइंड करते हैं तो ये तो वो जो फेल्योर इन्वेलप है इससे आगे तक गया है ना सर, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये सर इसका क्या मतलब हुआ सर। नहीं नहीं, आपने दो 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 चीजों को मिक्स कर दिया है। ठीक है ना। आपने दो चीजों को मिक्स, ये फेलियर भी जो है ना, ये ये जिस चीज को आप फेलियर कहते हैं वो फेलियर हो जाता है अगर आप पीक शेयर स्ट्रेस को फेलियर मानते हैं। ठीक है ना। पीक शेयर, यहाँ पे पीक पहुंच जाए तो वो उसके कुछ और वो होगा। अगर आप अल्टीमेट को लेते हैं, अल्टीमेट, तो फिर वो उसका मोर एनवलप प्लॉट होगा। अगर आप रेजिजुअल को लेते हैं तो रेजिजुअल का प्लॉट होगा। तो आपके पास तीन एनवलप प्लॉट हो सकते हैं। एक दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू पीक shear stress, second corresponding to ultimate shear strength, ये आपने किया भी है, और थर्ड मोर एनवलप, जो कि आपके पास आता है किस पे, रेसिजुअल पे। तो फिर आप जो आपकी जो साइड कंडीशन है उसको देखेंगे। ठीक है, अगर वो कोई साइल ऑलरेडी फेल हो चुकी है और वो रेसिजुअल शेयर स्ट्रेंथ पे है तो आपको फिर पीक वाला नहीं इस्तेमाल करना होगा, रेसिजुअल फेलियर एनवलप इस्तेमाल करना होगा। एक्सक्यूज मी ओके। सर। जी जी। सर हमने ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ा था और उसमें कंडीशन था जो अनड्रेन के लिए था सर। और फिर हाँ हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में भी एक कंडीशन पढ़ते हैं, मतलब वो भी एक अनड्रेन टेस्ट है सर। हाँ उसमें हाँ। डिफरेंस क्या डिफरेंस है सर, इसकी जरूरत क्यों पेश आई जब वो हमारे पास था। देखें, यू टेस्ट जो है ना, जो ट्राइगल में आप करते हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपके पास अगर उसमें सिल्ट सैंड कुछ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। और उसी का सिंप्लीफाइड टेस्ट है, वही सिंपली, वो भी इसका एक स्पेशल केस है ट्राइगल का। अगर आप सेल प्रेशर नहीं डालते, ठीक है ना, ट्राइगल में रखें सैंपल को और सेल प्रेशर ना डालें तो वो आपको एक्सटेंट दे देती है। तो अनकन्फाइंड ये कंप्रेशन मशीन जो सिंपल है ना, ये भी आप ट्राइगल में भी कर सकते हैं मगर सेल्फ प्रेशर अप्लाई ना करें। और चूंकि आपको, आपके पास सिर्फ एक मोहर सर्कल आएगी, एक मोहर सर्कल से तो कोई फेलियर एनवलप आप नहीं ड्रा कर सकते। तो हम फिर भी ड्रा कर लेते हैं
क्यों? वजह ये है कि हमें पता है कि जब सैचुरेटेड क्ले आपके पास हो और यू टेस्ट हो तो इसमें फाई 0 होता है और सी की वैल्यू होती है। मतलब है एक हॉरिजॉन्टल फेलियर इन्वॉल्व आएगा, तो वो आप प्लॉट कर लें, आपके पास शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो जरूरी इसकी ये है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड क्ले है, उसके पैरामीटर आपको पहले से पता होते हैं कि फाई 0 है और सी की वैल्यू होती है, तो आप आराम से अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं और फेलियर इन्वॉल्व ड्रा कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव अ सिंगल मोहर सर्कल। बट सेम इज नॉट ट्रू इफ इट हैज सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स। ठीक है ना? उसमें फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यस सर अनकन्फाइंड ये टेस्ट की जो लिमिटेशन है वो बहुत ज्यादा है, बस एक खास किस्म की सॉइल के लिए वो होता है। और यू टेस्ट जो है ना, वो उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के सॉइल टेस्ट कर सकते हैं। और सर ये ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम पढ़ते हैं कि हम सिग्मा 3 जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये इंक्रीज करते हैं। तो सर ये तो हम हर सैंपल के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो हम इसको वाटर से फिल करते हैं, तो सर हम इंक्रीज कैसे करेंगे? इंक्रीज होता है ना प्रेशर, जिस तरह वाटर प्रेशर है ना, वहाँ नॉब होता है, नॉब को आप बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ जाता है। और आप उसके पास डायल भी होती है, वो आपको बताती है कि कितना प्रेशर आपने, जिस तरह टायर में हवा भर दें तो हवा से तो सब भरा हुआ होते हैं ठीक है ना, मगर आप जितना ज्यादा हवा भरते जाए टायर में उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। सर हमारे पास जब वाइड रेशो सर डिक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग सर जो शियर स्ट्रेस है वो इंक्रीज होते है, जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा। जी जी लेकिन बिल्कुल। इफेक्टिव स्ट्रेस पे इसका कोई इफेक्ट होगा सर? इफेक्टिव स्ट्रेस ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। अगर वो एनसीसी में है कि ओसीसी में, इफेक्टिव स्ट्रेस सेम भी हो सकती है और वाइड रेशियो जो है ना वो चेंज हो सकती है। ठीक है ना? जिस तरह हमने पढ़ा था, एक ही इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर डिफरेंट वाइड रेशियो हो तो जिसका वाइड रेशियो कम होगा उसकी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि वो डेंस हो जाता है। ठीक है ना? डेंसिटी से भी शेयर स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, जितना डेंस होगा ठीक है ना उतना ही उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यस सर। सर लेकिन अगर वाइड रेशो कम हो सर तो मतलब वाइड उसमें कम है तो इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आपने जो ग्राफ से एक्सप्लेन नहीं किया था ज्यादा तो नहीं, जरूरी नहीं कि ज्यादा है। आप किसी चीज को प्रेस कर लें तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और आप उस लोड को फिर कम कर लें, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है, मगर वो जो सॉइल है ना वो तो स्प्रिंग बैक नहीं हो जाती अपनी प्रीवियस वाइड रेशो पे। वो तो थोड़ी सी उस लोड हटाने से थोड़ा सा उसके वाइड रेशो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? आप किसी चीज को प्रेस कर लें और फिर लोड हटा दें तो वो तो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आती, वहीं की वहीं रह जाती है, तो वाइड रेशो उसकी कम हो गई ना, शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। यस सर। सर और ये जो वेन शेयर टेस्ट है सर वो सर डिफरेंट डेप्थ पे डिपेंड नहीं करते कि जो फील्ड में परफॉर्म करते हैं वो मतलब बोर फीट हाँ पे इस करते हैं, तरह ड्रिल फीट बिल्कुल पे करते मुख्तलिफ हैं। डेप्थ पे ये करते हैं ना, मुख्तलिफ डेप्थ पे वेरी होता है ना। सर तो इस तरह तो हमारे पास एक सॉइल सैंपल के लिए डिफरेंट रिजल्ट आएगा अगर हम डिफरेंट हाइट्स पे परफॉर्म करें। हाँ बिल्कुल इस तरह होता है, मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना? डेप्थ से वेरी होता है, उसी के मुताबिक फिर जो डिजाइन होता है उसी के मुताबिक होता है। ओके सर क्लियर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल प्रेशर क्या है? जरा सुनो अटेंडेंस बोल लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल प्रेशर क्या है? किसी भी कंटेनर में अगर आप वाटर डाल लें तो वो वाटर जो है ना वो कंटेनर की दीवारों पे कोई हॉरिजॉन्टल प्रेशर डालेगी। इसी तरह अगर आप वाटर की बजाय आप सॉइल डाल लें तो सॉइल भी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, तो इसको कहते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है ना? तो देखें ये आपको, ओ माय गॉड,
ये देखें, ये दीवार है, रिटेनिंग वॉल है, नीचे इसके पीछे सॉइल है, तो सॉइल का प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं इसने किया तो ये रिटेनिंग वॉल गिर गया। ठीक है ना। ये देखें, ये रिटेनिंग वॉल आगे की तरफ आए क्योंकि पीछे से प्रेशर इस पे ज्यादा है, तो इसको कहते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है ना। इसका मालूम करना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि आपको ये प्रेशर मालूम हो तो इसके मुताबिक फिर आप रिटेनिंग वॉल अगर डिजाइन करना है तो रिटेनिंग वॉल आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लेटरल अर्थ प्रेशर के मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में, और कौन कौन सी थ्योरीज इस्तेमाल हो सकती हैं जिससे हम लेटरल अर्थ प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। पहले टाइप्स पे आते हैं। थ्री टाइप्स। जी 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 सर, ये लेटरल अर्थ प्रेशर और शेयर स्ट्रेन जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, और वह आगे आएगा। अच्छा जी, 3 टाइप्स हैं लेटरल प्रेशर की। ये देखें, ये मटेरियल है, सॉइल है, इसको बैकफिल मटेरियल कहते हैं, और ये एक रिटेनिंग वॉल है। अब रिटेनिंग वॉल अगर अपनी जगह पे खड़ा है, ना मूव नहीं हुआ इस लोड की वजह से, जो बैकफिल का लोड है लेटरल, इसकी वजह से ये मूव नहीं हुआ, अपनी जगह पे खड़ा है, तो इसको कहते हैं एट रेस्ट पोजीशन, एट रेस्ट, नो मूवमेंट ऑफ वॉल। तो इस हालत में जो प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है रिटेनिंग वॉल पे, इसको कहते हैं एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। अगर वॉल बाहर की तरफ मूव हो गया, जिस तरह दिखाई दिया है बाहर की तरफ, मूवमेंट ऑफ वॉल अवे फ्रॉम सॉइल, तो इसको कहते हैं एक्टिव कंडीशन, एक्टिव। और जो प्रेशर डाला जाता है उसको कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगर वॉल किसी वजह से बैकफिल की तरफ मूव हो जाए, जिस तरह ये दिखाई दिया है, देखिए ये मूव हुआ है, सॉइल पे ये प्रेशर डाल रहा है, ठीक है ना, तो मूवमेंट ऑफ वॉल टूवर्ड द सॉइल, तो इसको कहते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। ये सॉइल जो प्रेशर डालती है रिटेनिंग वॉल पे, इसको कहते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्स एक्सिस आपको मूवमेंट बताती है, और ये वाई एक्सिस जो है ना, ये आपको लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, लेटरल अर्थ प्रेशर की वैल्यू बताती है। तो ये राइट साइड पे जो है, ये वॉल मूवमेंट अवे फ्रॉम द सॉइल है, यानी एक्टिव, एक्टिव केस है ये वाला। इसमें वॉल जो है ना बैकफिल से अवे मूव हो रहा है, और ये वाली एक्सिस जो है ना, ये वॉल मूवमेंट टुवर्ड्स द सॉइल, तो ये पैसिव कंडीशन को बताती है। और ये इस पे अगर जो है ये जीरो मूवमेंट है, तो ये एट रेस्ट अर्थ प्रेशर को आपको बताती है। तो फॉर एग्जांपल आप एट रेस्ट पोजीशन में हैं, ठीक है ना, जहां पे ये मेरा पॉइंटर लगा हुआ, ये एट रेस्ट कंडीशन है। अब वॉल जो है ना बैकफिल से अवे मूव हो रहा है, तो ये प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। देखें, अब इतनी मूवमेंट हो गई वॉल की कि बस ये अब और प्रेशर जो है तो ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे पहुंच गया है, मिनिमम लेवल पे पहुंच गया है, तो इस प्रेशर को कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। देखिए एक्टिव है। अभी फिर एट रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। अब वॉल जो है ना बैकफिल की तरफ मूव हो रहा है, टुवर्ड्स द बैकफिल, तो देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इतनी मूवमेंट हो गई कि ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई, तो ये कंडीशन, इसको कहते हैं पैसिव, पैसिव अर्थ प्रेशर। इस पे समझ गए? सर जी सर वॉल किस तरह मूवमेंट करती है?
वो मैं बता दूंगा। इस पे समझ गए जो मैंने ग्राफ बताया? जी सर। इस ग्राफ से आपको क्या इन्फ्रेंस इससे ड्रा कर सकते हैं, आप क्या नतीजा अखज कर सकते हैं? एक तो कम होगी, मतलब वो जल्दी हुआ क्या होती है, और पैसे जो है वो मतलब कुछ टाइम नहीं। और क्या ड्रा कर सकते हैं? सर ये एक्टिव के लिए डायग्राम में छोटा पोर्शन है और पैसिव के लिए बड़ा है सर, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, वो अलग चीज है। अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें दो चीजें सामने आ रही हैं। एक ये कि पैसिव और प्रेशर जो है ना वो एड्रेस और प्रेशर से ज्यादा होता है। वो एड्रेस और प्रेशर एक्टिव प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब जब वॉल सॉइल की तरफ मूव हो जाए तो वो प्रेशर ज्यादा होता है बनिस्बत उसके कि बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हो, कोई मूवमेंट ना हो। और ये ज्यादा होती है उस प्रेशर से कि अगर वॉल सॉइल से अवे मूव हो जाए। और दूसरी चीज इससे जो अपेरेंट है वो ये है कि एक्टिव प्रेशर में पहुंचने के लिए आपको बड़ी कम डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। थोड़ा सा वॉल डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है ना, तो वो एक्टिव पे पहुंच जाता है। और पैसिव को पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन इतनी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है तब जाके सॉइल पैसिव कंडीशन पे पहुंच जाती है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं कि ये वॉल कैसे मूव होता है, कैसे नहीं होता। एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसको पी ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। पी सबस्क्रिप्ट ए, पी सबस्क्रिप्ट ए। तो जैसे आप वॉल बनाते हैं और पीछे से बैकफिल मटेरियल होता है तो वो इस वॉल पे प्रेशर डालता है। तो अगर वॉल फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा डेफिनेटली बाहर की तरफ मूव होगा, ये थोड़ा सा मूव होगा। तो ये एक्टिव प्रेशर। अब देखें इस हालत में आपके पास पी नॉट है, आपके पास कोई टेंसर प्रेशर है। मगर जैसे ही ये वॉल बाहर की तरफ मूव होना शुरू कर देगी, ठीक है, तो लोड कम होते होते एक्टिव प्रेशर पे आ जाएगी। ऐसे प्रेशर में उल्टा होता है। देखें ये आपके पास एक आर्च ब्रिज है, ऊपर से लोड आया है, ये फाउंडेशन है, तो ये रेड आपको नजर आ रहा है। ये फाउंडेशन जो है ना वो सॉइल के अगेंस्ट मूव हो रहा है, सॉइल को पुश कर रहा है। तो सॉइल जो प्रेशर डेवलप करेगी वो पैसिव अर्थ प्रेशर होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉइल पुश हो रही है। और मिसालें हैं, ये देखें एक रिटेनिंग वॉल है आपके पास, इसने इतनी ज्यादा सॉइल जो है ना वो रिटेन की हुई है, और इसके सामने भी कुछ वाटर कुछ सॉइल पड़ी है। अब ये पोर्शन ज्यादा है तो ये वॉल को बाहर की तरफ मूव करेगी। जैसे ये बाहर बाहर की तरफ मूव होगी तो इसके सामने जो सॉइल है ना वो पुश होगी। तो ये एक्टिव प्रेशर इस साइड पे होगा और इसके सामने जो प्रेशर वो पैसिव प्रेशर होगा। इस तरह दूसरी मिसाल, ये दूसरी पाइल है, या ये वाटर है और इसके नीचे सॉइल है। अब ऊपर से एक प्रेशर आपने अप्लाई किया है, लोड अप्लाई किया है, तो ये ऐसे बेंड होगा, ये वाटर में इस तरह बेंड होगा, नीचे पर सॉइल में बेंड होगा। तो यहाँ पे भी जो सॉइल है ना वो पुश हो रही है, तो ये पैसिव प्रेशर डेवलप करेगी। एड्रेस प्रेशर कहाँ पे होता है?
ये एक रिटेनिंग वॉल है, ये सॉइल है, इसका ये यहाँ पे कोई रिजिड स्लैब है जो इसको वॉल को मूवमेंट करने नहीं देती। तो जो सॉइल, जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगी वो एट रेस्ट अर्थ प्रेशर होगी, उसको पी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ वो हैं। अब हम जैसे मालूम कैसे कर सकते हैं इनको, तो हमारे पास एक रिग्रेस मेथड है। रिग्रेस मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, न्यूमेरिकली बहुत इन्वॉल्व मेथड है, ज़्यादा एक्यूरेट है, मगर इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी जो कंप्यूटर में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, और फिर आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है कि कितना प्रेशर अप्लाई। ये आपको रिग्रेस मेथड अगर आप इस्तेमाल करें तो इसमें ज़रूरी है कि आप सॉइल की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होती हैं वो आपको उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे देती है और लोड भी दे देता है। इसके मुकाबले में सिंप्लीफाइड मेथड्स हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड मेथड्स हैं, सिंप्लीफाइड मेथड में आप बस चाहते हैं कि मुझे सिर्फ लोड मिल जाए और उसके लिए मैं अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करूं, कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये लोड पहुंचता है, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इससे सोल्यूशन बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड सोल्यूशन का नाम दिया गया। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ये थ्योरीज पे बेस्ड है। सिंप्लीफाइड सोल्यूशन, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और सिंप्लीफाइड सोल्यूशन के लिए हमें, ठीक है ना, ये मॉडल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये पूरा प्लास्टिक हो जाता है सॉइल। थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के बाद ये मुकम्मल फुली प्लास्टिक सॉइल, यील्ड कंडीशन इसको कहते हैं कि ये यील्ड पे पहुंच जाता है कि वाई प्राइम है, यील्ड हो गया और उसके बाद मुकम्मल प्लास्टिक हो गया। ये इस्तेमाल करेंगे, इसको कहते हैं। अच्छा जी, तो सिंप्लीफाइड मेथड जो है ना वो बाउंड थ्योरम्स इस्तेमाल होता है, उसके बाउंड थ्योरम्स। मैं इसको सरसरी आपको बताता हूं, फिर आगे आते हैं प्रूफ पे। बाउंड थ्योरम्स क्या होते हैं? एक तो रिग्रेस मेथड है जो कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, दूसरा जो है ना सिंप्लीफाइड, तो वो बाउंड थ्योरम पे बेस्ड है। बाउंड थ्योरम आपको एग्जैक्ट लोड जरूरी नहीं के दे, ठीक है ना, वो आपको एक ब्रैकेट दे देता है कि आपका एक्चुअल लोड जो है ना वो अपर और लोअर के दरमियान कहीं पे होगा। तो अपर बाउंड आपको उसका अपर बाउंड दे देता है, अपर लिमिट दे देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अपर बाउंड की वैल्यू आ गई 100 किप्स, तो इसका मतलब है कि आपका एक्चुअल लोड जो है ना वो 100 किप्स से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है, मगर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लोअर बाउंड अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपको ये कहेगा कि आपका जो लोड है वो इससे कम नहीं हो सकता, इसके बराबर या इससे ज्यादा हो सकता है। तो आपका ट्रू लोड जो है ना वो इस जोन के, देखें, अपर बाउंड इज ग्रेटर देन ट्रू और इक्वल टू, और लोअर बाउंड जो है ना लेस देन और इक्वल टू ट्रू लोड। तो आपका जो एक्चुअल लोड होगा वो इस जोन में कहीं पे पड़ा होगा। तो जितना अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान फासला कम होगा, ठीक है ना, गैप कम है, उतना ही आपका जो लोड है जो आपने इस थ्योरम से निकाला है वो उतना ही एक्यूरेट होगा। अब आते हैं रैंकाइन लेटर अर्थ प्रेशर थ्योरी, जो कि 1857 में रैंकाइन ने डेवलप की थी। वो हम पढ़ते हैं और उससे एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर को कैसे निकाला जाता है वो हम पढ़ते हैं। रैंकाइन एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर,
आप एक रिटेनिंग वॉल डिजाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला, और आप चाहते हैं कि मुझे मालूम हो जाए कि ये इस पे कितना लोड ये बैकफिल मटेरियल डाल रहा है, तो आप रैंकाइन थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। ये इस सॉइल का मोहर एनवलप है, फेलियर एनवलप है। इस सॉइल जो बैकफिल सॉइल है, इसका टेस्ट आपने किया, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट शेयर टेस्ट किया है, सैंपल आपने ले आए हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरी में आपने टेस्ट किया, आपके पास ये फेलियर एनवलप आ गया। अब हम करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, इस पे ऊपर लोड है और इस पे हॉरिजॉन्टल लोड भी है और वर्टिकल लोड भी है। वर्टिकल लोड जो है वो सिग्मा जेड है, ठीक है ना, जो कि गैमा जेड के बराबर है, गैमा ऑफ साई इंटू जेड। और लेटरल जो लोड है वो सिग्मा एक्स है, जो कि सिग्मा 3 के बराबर है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। वजह ये है कि सॉइल एक्टिव केस में दीवार जो है ना, वॉल, वो बाहर की तरफ मूव होती है, तो ये सिग्मा 3 कम होता जाए, रिलैक्स होता जाता है ना, सॉइल रिलैक्स हो जाती है इस डायरेक्शन में, तो ये कम होता जाता है। सिग्मा 1 ज्यादा है और सिग्मा 3 कम है, इसलिए ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इसका अगर मैं मोहर सर्कल ड्रा लूं तो वो ये है, ये सिग्मा जेड है और ये सिग्मा एक्स है। अब वॉल जो है ना, मजीद इसने मूवमेंट कर ली बाहर की तरफ, तो आप क्या समझते हैं, इस मोहर सर्कल में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? विद जी द सर आएगा। वॉल अवे टुवर्ड फ्रॉम, लेफ्ट मोशन, जी सर मोहर सर्कल टुवर्ड लेफ्ट मोशन करेगा सर। मगर ये सिग्मा जेड की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये तो उसी डेप्थ पे, खास डेप्थ पे आपके पास गैमा जेड की वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, तो कैसे डायमीटर मूव? चेंज होगा। डायमीटर, यस सर। ये स्ट्रेस कम, ये कांस्टेंट रहेगा और ये स्ट्रेस मूवमेंट के साथ कम होता जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अभी अभी भी एक्टिव केस पे नहीं पहुंचे, एक्टिव केस पे जब पहुंचेंगे जब सॉइल प्लास्टिक हो जाए, मुकम्मल तौर पे इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, तो अब मजीद मूवमेंट हो गई, तो यहाँ पे बस अब फेलियर काज हो गई है, ठीक है। और ये प्रेशर जो है, ये मिनिमम, इसको कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। यहां तक समझ आ गई आपको? जी सर। सर ये अच्छा फेलियर क्या शो करेगा? जी, ये फेलियर क्या शो करेगा सर रियल लाइफ में? फेलियर ये शो करता है कि बस ये मिनिमम पे पहुंच गया है, इससे और मिनिमम प्रेशर पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली, और ये जितना ये मूव हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे रैंकाइन थ्योरी में तो ये है कि ये जो एलिमेंट्स, इसके ये स्ट्रेस एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे देखें ये फेलियर आ गया है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये फेलियर प्लेन है। इस लाइन में जितने एलिमेंट्स भी हैं, यहाँ अगर एलिमेंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे आपके पास क्रैक्स आ गई। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये थ्योरी है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जितने सॉइल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, वो ये फेल हो गए हैं, इसकी मूवमेंट की वजह से ये फेल हो रहे हैं। देखिए अब ये फेलियर प्लेन बन गया और ये फेलियर प्लेन ये 2 थीटा है, ये फेलियर प्लेन है। सर अगर यहाँ फेलियर पे, सर फेलियर का मतलब है कि ये वॉल गिर जाएगा? नहीं नहीं, वॉल नहीं गिरेगा। वॉल अगर तो आपने डिजाइन किया है इस लोड के लिए तो नहीं गिरेगा। अगर इस लोड के लिए आपने डिजाइन नहीं किया, इससे कम पे किया है, तो फिर गिरेगा।
जी सर। अच्छा जी। अब ये 2 थीटा है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इस एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल थीटा हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों है, देखें, ये सिग्मा जेड है। सिग्मा जेड किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि पी ए जो है ना वो वर्टिकल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। तो ये एंगल 2 थीटा जो है ना, ये थीटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। आइडियली आपके पास इस किस्म के, ये आपको नजर आया फेलियर प्लेन, एक नेटवर्क ऑफ फेलियर प्लेन आपको आपके पास बन जाएगा। ये थ्योरेटिकली, क्योंकि इसमें इसमें हमने एज्यूम ये किया है रैंकाइन थ्योरी में कि सॉइल जो है ना वो होमोजेनस है, होमोजेनस, ठीक है ना। तो उस केस में आपके पास फेलियर प्लेन इस तरह बन जाएंगी और इस डायरेक्शन में भी बन जाएंगी, उसका भी एंगल थीटा होगा, दोनों डायरेक्शन में बनेगी थ्योरेटिकली, ठीक है, बन गई। क्योंकि आपके पास मोर सर्कल, अगर होमोजेनस सॉइल हो तो सर्कल है, एक एक फेलियर इन्वेलप ऐसे बनेगी, एक फेलियर इन्वेलप ऐसे बनेगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं और इसका आपको पता है फेलियर एंगल 45 + 5/2 के बराबर होता है। अब हम इस थ्योरी से एक्टिव प्रेशर को डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये वो सिग्मा 1 है और ये है पी ए और फेलियर एनवलप है। तो जिस तरह मो और कॉलम फेलियर क्राइटेरिया हमने डिराइव किया था, उसी को आप इस्तेमाल करके सिग्मा 3 मालूम कर सकते हैं। आपको याद है ये आपके पास सी कोटेंजेंट फाई था और ये इसके बराबर था। ये ट्राइंगल इस्तेमाल करें, ये वाला ट्राइंगल, और साइन फाई मालूम करें। साइन फाई वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन फाई वुड बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखें आपके पास कोहेशन भी है, फ्रिक्शन भी आपके पास है, सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 1 गामा जेड के बराबर है। एक चीज नहीं है, वो है सिग्मा 3। और वो सिग्मा 3 किसके बराबर है, कोई बता सकता है? वो उसको हम क्या कहेंगे, इस सिग्मा 3 को? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक्टिव अर्थ प्रेशर। माइनर तो है मगर ये एक्टिव अर्थ प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये लेटरल प्रेशर है ना, लेटरल प्रेशर है, फेलियर हो गई है, तो ये किसके बराबर होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर की। तो ये अगर हम मालूम करें इस इक्वेशन से, और सब आपको मालूम है, तो आप एक्टिव प्रेशर मालूम कर सकते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये देखें, इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। अब देखें यहाँ पे 1 - sin फाई है, 1 + sin फाई है, और यहाँ पे भी है मगर अंडर रूट में है। तो इसको हम कहते हैं रैंकाइन लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, रैंकाइन एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास बड़ा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाता है। एक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू के ए सिग्मा 1 - 2c अंडर रूट के ए। इस पे सोचें एक मिनट के लिए।
टेस्ट नोश Sokragelu kana Navarano so Lester number pashe ko number pashe एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये इक्वेशन जो हमने लिखा है ये इन टर्म ऑफ टोटल स्ट्रेसेस है, तो क्या यहाँ पर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की कंसेप्ट मतलब यूज कर सकते हैं यानी? वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये बस जेनेरिक मैंने लिखा है, ये टोटल भी होगा आ सकता है और इफेक्टिव भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन यूर एनालिसिस कि आप कौन सी एनालिसिस करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। ये तो हमने कर लिया है। अब पैसिव प्रेशर पे तो देखें, ये वही एलिमेंट है। अब वॉल जो है ना वो टूवर्ड्स द बैकफिल मूव हो रहा है, गामा जेड तो कांस्टेंट है, मगर ये वाला स्ट्रेस जो है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल, अब ये क्योंकि वॉल इसको पुश कर रहा है तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा। जितना वॉल बैकफिल की तरफ मूव होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो है ना ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और वर्टिकल स्ट्रेस जो है ना वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। उल्टा हो गया। अब देखें, ये लेटरल प्रेशर जो है ना वो बढ़ गया है। अब आपने दीवार को और पुश कर दिया है मजीद, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ता जाएगा यहां तक कि ये टच कर जाए, फेलियर हो जाए। आपके पास अब लेटरल प्रेशर जो है ना वो इक्वल होगा पैसिव अर्थ प्रेशर की, और ये होगा आपके पास फेलियर प्लेन 2 थीटा पे। मगर अब याद करें कि ये एक्सिस जो है ना पी ये वाला प्लेन ये वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस वर्टिकल प्लेन पे एक्ट कर रहा है। तो ये एंगल जो बनेगा ये वर्टिकल के साथ 2 थीटा है, वर्टिकल प्लेन के साथ। देखें ये वर्टिकल प्लेन है और ये थीटा है, सही दिखाई नहीं दे रहा, मगर ये वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा एंगल बन रहा है। और इस थीटा की वैल्यू भी 45 प्लस 5/2 है। और इस तरह का, ओ माय गॉड, ये क्या समझ आ गई आपको? अब आप सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का हमें किस तरह पता चलेगा कि एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ है या हॉरिजॉन्टल? देखें, ये 2 थीटा है, ये प्लेन जो है ये वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि ये पी जो है या सिग्मा एक्स ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एलिमेंट के वर्टिकल प्लेन पे एक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन आपके पास, तो इसलिए एंगल भी वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा पे है यहाँ पे। यस सर। अब आते हैं इसको प्रूव करते हैं, पीपी की इक्वेशन निकालते हैं रैंकाइन से। तो वही आप ले लें, साइन फाई ले लें, मगर इस केस में आपके पास सिग्मा 3 के जेड के बराबर है और सिग्मा 1 किसके बराबर है? पी। तो इस तरह सिंप्लीफाई करें इसको, मगर इसमें अभी आपके पास जो कोफिशिएंट बन रहा है उसको केपी कहते हैं।
लेटरल पैसिव अर्थ प्रेशर। और आप ये नोट कर रहे हैं कि के ए तो 1 माइनस साइन फाइव ओवर 1 प्लस साइन फाइव के बराबर था, मगर के पी जो है वो 1 प्लस ओवर 1 माइनस साइन के बराबर है। मतलब ये है कि के पी इज इनवर्स ऑफ के ए एंड वाइस वर्सा। अच्छा, ये के पी है, इसने गलत लिखा है, ये के पी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? सर उसमें माइनस साइन होगा, इसमें प्लस, इसमें पैसिव स्ट्रेस ज्यादा होगा। और दूसरा क्या फर्क है? सर वहाँ पर 2c के साथ माइनस तो यहाँ पर प्लस है। वो तो माइनस। दूसरी फर्क है कि के पी आया है, वहां पे के ए था। ठीक है ना? और के पी की वैल्यू ज्यादा है के ए से। आप देखें ये 1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव है, और के ए जो है ना वो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन फाइव है। तो ये फर्क है। अच्छा, ये इसका वो डायग्राम है, आप देखें। फेलियर प्लेन जो है ना वो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे बनी है, वर्टिकल प्लेन के साथ। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं, कोहेजनलेस सॉइल है आपके पास, इसकी हाइट h है, c इसका 0 है। तो आप जरा ड्रा करें, किस तरह होगा उस इक्वेशन को ड्रा करें, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करें। अलाउ द ड्रिप इंक्रीज होगा सर। हाँ, आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, c 0 हो तो आपके पास इक्वेशन ये रह जाता है। के कांस्टेंट है, गैमा कांस्टेंट है, सिर्फ z के साथ वेरी होता है, और z टॉप से आप मेजर करते हैं। जब z 0 हो तो पी ए क्या होगा? 0। ये 0 ये होगा, बिल्कुल 0। अब z जब h हो जाए तो पी ए क्या होगा? z की जगह h की वैल्यू पुट करें, के ए गैमा h सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। z को टॉप से मेजर करते हैं नीचे की तरफ, ये इसके बराबर है। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो लेटरल एक्टिव फोर्स किसके बराबर होगा? पूरी की पूरी फोर्स जी, फोर्स किसके बराबर होगा? सर मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस एरिया के बराबर होगा ना, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। ये इसका एरिया है, हाइट इंटू बेस डिवाइड बाई 2। तो इससे आपके पास ये आ जाएगा। देखिए ये आपके पास हाइट है, ये बेस की वैल्यू है 1/2, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 के गैमा स्क्वायर। ये पूरा फोर्स हो गया। ये प्रेशर है, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, और ये h/3 पे एक्ट कर रही है। सर ये पूरा स्ट्रेस हो गया या पूरा फोर्स? जी सर पूरा फोर्स हो गया या पूरा स्ट्रेस हो गया जो अभी आया? ये फोर्स है, फोर्स। ठीक है ना? ये येलो जो नजर आ रहा है ये फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। जी अब आप इस तरह करें, इसमें तो सी ये तो C0 सॉइल के लिए, अगर C0 ना हो,
ये इक्वेशन हो, तो फिर ये डायग्राम कैसे बनेगी, जरा वो बनाए, वो कैसे ड्रा करेंगे। सर वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी सर, वो थोड़ा राइट होगी सर। करें ना, कागज पेन निकालें जरा, करें ना, इस तरह ना करें, अपने साथ कैलकुलेटर कागज पेन ये रखें, और छोटा मोटा जो मैं आपको दे देता हूं काम वो आप करें। जी कैसे आएगा। सर एरिया इसकी ट्रिपोजेड होगी, और सर मतलब ये जो सी इसकी कुछ वैल्यू होगी तो वो थोड़ा राइट से स्टार्ट होगी सर। इसमें मिस मशाल आप बताएं, इस क्लास में है ना मशाल। यस सर। सर ये पहला हमारे पास थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव होगा, जहाँ पे हाँ -2c अंडर रूट ए की वैल्यू तो होगी, फिर उसकी हमारे क्या पास वैल्यू होगी, लेफ्ट पे ही होगा। -2c अंडर रूट ए, और फिर जो बॉटम पोर्शन होगा उस वो राइट साइड पे मूव होगा, उससे ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू के ए गैमा और एच होगी। ये गैमा एच होगी जी, नहीं, जो लेफ्ट पे मूव होगा उसकी वैल्यू तो -2c अंडर रूट ए होगी। अच्छा जेड जीरो पे आपके पास एक्टिव प्रेशर ये है, और जो जेड पे जब पूरा एच हो जाएगा फिर हमारे पास के ए गैमा और एच की होगी। ये हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप जेड को एच पुट करें ना, तो ये हो जाएगा। ये देखिए इसको मिला लें, तो सर ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंड में तो ये रहेगा ना कि गैमा और एच, वो तो दूसरी साइड पे था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सिर्फ ये नहीं रहेगा हमारे पास। ये नहीं, यही होगा ना जो मैंने लिखा है, सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, अगर ये सब्ट्रैक्ट ना होता तो फिर तो वो आगे चला जाता। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट अगर आप मालूम करना चाहते हैं, देखें ये कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक, तो इसमें z को h पुट करें इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में आप h पुट कर लेना, ये आ यस जाएगा। सर। अब देखें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको टेंशन के, सॉइल टेंशन में है। टेंशन का मतलब ये है कि सॉइल जो है ना, ये वॉल बाहर की तरफ जा रहा है, मगर ये सॉइल जो है ना वो खींच रहा है अपनी तरफ, इसको जाने बाहर नहीं देता। तो इसका मतलब है ये सॉइल टेंशन में आ गई, और सॉइल टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, चले इसको इसको ये डेप्थ में मालूम करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जीरो हो जाए, इस पॉइंट पे आपके पास एक्टिव प्रेशर जीरो है, तो ये डेप्थ जो है z नॉट, इसकी क्या वैल्यू होगी, when pa is equal to 0 z is equal to z नॉट। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें, pa 0 ले लें, z को z नॉट करें, तो आपके पास देखें ये इक्वेशन, और इससे z नॉट निकालें तो ये आ जाएगा।
तो यहां से यहां तक जो पोर्शन है ये टेंशन में है और ये H माइनस जेड नॉट हो गया, ये टेंशन में है। जब ये टेंशन में, क्योंकि सॉइल टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे ये क्रैक सा सॉइल में आ जाएगा और ये पोर्शन जो है ना बिल्कुल वॉल से जुदा हो जाएगा। तो आप इसको इग्नोर करेंगे। एक्टिव प्रेशर के लिए सिर्फ आपको ये कंप्रेशन एरिया ये वाला कंसीडर करना होगा। ये टेंशन है और ये कंप्रेशन है। तो ये कहीं ये जो येलो नजर आ रहा है इसका एरिया आपके पास ये आ गया और इसका मोमेंट आर्म जो है ना H माइनस जेड नॉट बाई 3। सर टेंशन के पार्ट को आपने इग्नोर क्यों किया सर इस किस्म जी में? जी सर जो पार्ट टेंशन में है ना सर, उसको आपने इग्नोर क्यों किया? आपने कहा कि इसको हम एक्टिव प्रेशर में नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह क्रैक आ जाता है, ये क्रैक है ना, बल्कि इस तरह नहीं होता, ये कुछ ये इसके लॉन्ग भी होता है, इसके पीछे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सॉइल से जुदा हो जाती है, कोई फोर्स नहीं होता, जीरो फोर्स होता है, ना इसको पुश करता है ना खींचता है। कोहिजन की वजह से वो सॉइल बस खुद खड़ी हो जाती है, ना इस पे कोई लोड नहीं डाल रही। लोड जो डाल रही है वो ये वाला पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन बस खुद अपनी कोहिजन की वजह से सीधा खड़ा हुआ होता है, वो स्लाइड नहीं होता, वो कोई प्रेशर इस पोर्शन पे नहीं डालता। सर ये ओवरऑल डायग्राम सर एक्टिव प्रेशर के लिए जिसमें वॉल अवे जाता है सॉइल से, तो नीचे सर कंप्रेशन किस तरह गई थी? सॉइल कंप्रेशन में है ना, वॉल है ना, वॉल उसको नहीं जाने देती ना, तो कंप्रेशन में आ गया। सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना कोहिजन की वजह से, देखिए आप जो कोहेसिव सॉइल हो आप देख रहे हैं वो बगैर रिटेन वॉल की भी कड़ी रहती है, अगर इतनी ऊपर ना हो, इतनी ऊंची ना हो, ठीक है, अपनी कोहिजन की वजह से खुद खड़ी होती है। तो ये वो चीज है कि ये इस पोर्शन पे सॉइल पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा, इससे नीचे जो है ना इस पे प्रेशर आ रहा। अच्छा जी, तो ये आपका ये एरिया। अब आगे जाते हैं, पैसिव प्रेशर के लिए ड्रा करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह करें, मगर इसमें आप नोट करेंगे कि चूंकि वॉल सॉइल की तरफ मूव हो रहा है तो पूरा का पूरा पोर्शन कंप्रेशन में आ रहा है और ये इस किस्म का डायग्राम बनेगा, प्लस सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और इसका एरिया मालूम करने के लिए आप इसको एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल में तकसीम कर सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल पैसिव प्रेशर आ जाएगा। ये इसका एरिया है, ट्रायंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का, ये इन दोनों को ऐड करें, PP1 PP2, ये आपके पास टोटल पैसिव फोर्स आ जाएगी। अगर आपके पास एक सरचार्ज लोड हो, इसको ऊपर देखें, आपने इस तरह देखा होगा कि एक रिटेनिंग वॉल है, ये सॉइल है, उसके ऊपर या कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कुछ और इस तरह लोड है, तो इसको हम सरचार्ज लोड कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले जितने आपने वो पढ़े वो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल की वजह से प्रेशर था, लेटरल प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे मैं सरचार्ज लोड की वजह से जो प्रेशर आता है वो आपको बताता हूँ। तो ये वर्टिकल प्रेशर है, इसको हॉरिजॉन्टल प्रेशर में तब्दील करने के लिए इसको एक्टिव KA से मल्टीप्लाई करें, ये हॉरिजॉन्टल में तकसीम बदल जाएगा, A इंटू Q। इस वर्टिकल को जब आप
लेटरल प्रेशर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ये लेटरल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि Q कांस्टेंट है फॉर द होल सॉइल, ठीक है ना, तो एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होगा रिटेनिंग वॉल पे। अगर वॉल मूव हो रहा है टुवर्ड द बैकफिल तो आपके पास पैसिव आ जाएगा Kp इंटू Q, क्योंकि Kp के से बड़ा है इसलिए इसका ये वैल्यू भी बढ़ गई। अच्छा, कोई बता सकते, कोई क्वेश्चन है? सर ये जो वर्टिकल लोड है इसको हम हॉरिजॉन्टल लेटरल में ट्रांसफर कर दे तो इसकी इफेक्ट मतलब नहीं होगी सर? क्वेश्चन बच्चे सर लोड मुझे सर वर्टिकल लगेगा ना सर, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दे तो सर से कहां से सर मल्टीप्लाई को सर तो दिया खबरों को सर पॉइंट हो दा गोरा पास ने जितने यो प्रेशर वाचे हां दा वॉल बार तरफ तो मूव की करना बकी ये सर नो यो हॉरिजॉन्टल प्रेशर द वर्टिकल द वजह यो हॉरिजॉन्टल प्रेशर हम जुड़ेगी आ बराबर दे के ए इनटू क्यू उस प्रेशर ये सर ओला दा प्रेशर पोते और तो दा वॉल दन्ना तरफ तो मूव कोल वाड़े नो दा क्यू द वजह तो बल ज्यादा फोर्स पर अप्लाई किए नो बदा वॉल दन्ना तरफ तसी नसे दा काना यस सर दा आ प्रेशर बदा Kp इंटू Q बराबर ही अगर लेटर प्रेशर चे तो दा वाड़े चे दा पुश कम दन्ना तरफ था। अच्छा आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि लेटर प्रेशर Ka इंटू Q ये कैसे बराबर है, कौन बताएगा कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? कौन बताएगा? सर पीए के ए हो गया माइज बराबर है ना सर, तो चिकन दा फोर्स लगी हाई ने प्रूफ की सर, समझे ना प्रूफ की गई पी ए इज इक्वल टू के गे माइज। कोई और बताए? सर जो इक्वेशन हमने बनाए थे एक्टिव और पैसिव के लिए सर उससे प्रूफ हो। यस हाँ ना, वो अभी हमने प्रूव नहीं किया उसमें, अभी मैं बता देता हूँ। इस इक्वेशन में देखें ये सिग्मा 1 क्या है, ये सिग्मा 1 किसके बराबर है जी? सिग्मा ए सर। ना सिग्मा 1 से बराबर थी। मैडम आप बताएं सर जो वर्टिकल प्रेशर अप्लाई होता है। हाँ तो ये किसके बराबर है? क्यू सर गेमा जेड। जी किसके बराबर है? सर जो ऊपर से वर्टिकल प्रेशर अप्लाई होता है क्यू गेमा जेड का। अच्छा वो अभी सरचार्ज भी है तो ये बराबर होगा गैमा जेड प्लस क्यू अगर सरचार्ज भी है, ठीक है ना, तो वो तो फिर के ए को क्यू से मल्टीप्लाई करें के इंटू क्यू तो ये यहां से प्रूव होता है, ठीक है ना।
अगर सरचार्ज हो तो सिग्मा 1 बराबर होगा गामा जेड प्लस क्यू की। अच्छा जी, अब आते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल हो, मतलब दो किस्म की सॉइल है, ये K1, यार ये Ka1 है, अच्छा Ka1, और ये गामा 1 सॉइल, पहली सॉइल है, और ये दूसरी सॉइल है Ka2 गामा 2। इसका मैं प्रेशर डायग्राम प्लॉट करना चाहता हूं। तो देखें, ये फर्स्ट सॉइल का प्रेशर डायग्राम हो जाएगा। सब राजी हैं, इसी तरह होगा। यस सर, तरह होगा। ये दूसरे का हो जाएगा। इस तरह है। यस सर। एक चीज मिस है इसमें, कोई बताए? नहीं सर, ये दूसरे के लिए सर, ये 1 पे जिस जब एंड हो गया उससे आई थिंक शुरू होगा। कोई और भी बताए? पर वो तो जब टोटल फाइंड करेंगे तो उसमें उसके साथ ऐड करेंगे, इस तरह सही है ये तो। कोई और भी बताए? कोई और भी बताए? सर एक्टिव और पैसिव का नहीं बताया इसमें। देखें, एक चीज मिस ये है कि ये वाली सॉइल 1 जो है ना, वो सॉइल 2 पे एज अ सरचार्ज लोड अप्लाई कर रही है। इसका वजन सारा सॉइल 2 पे आ रहा है। तो एक लड़के ने ठीक कहा कि ये 0 से नहीं शुरू होगा, कुछ इसकी भी वैल्यू होगी। तो वो इस वजह से होगी कि ये पूरा का पूरा सॉइल 1 जो है ना, एज अ सरचार्ज लोड इज एक्टिंग ऑन सॉइल 2, और इसका सरचार्ज लोड किसके बराबर होगा? गामा 1 इंटू H1। गामा 1 इंटू H1 इज दैट प्रेशर। तो इसकी वजह से जो एक्टिव प्रेशर बनेगा वो इसकी क्या वैल्यू होगी? Ka/Q सर। तो 1, 2 और 3 ये तीनों मिलके टोटल एक्टिव प्रेशर बनाएगी। इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों को ऐड करें, ये टोटल एक्टिव प्रेशर। अब कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर यहाँ पर जब हम लेटरल स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं तो Ka यूज करेंगे K2 सरचार्ज में। K2, क्योंकि ये इस सॉइल, ये तो सरचार्ज है ना, इस सॉइल का मालूम करेंगे, ये K2 अप्लाई करेंगे। अच्छा, हम किसी ने क्वेश्चन भी किया था, हम इसमें दो किस्म के एनालिसिस करते हैं, ड्रेन्ड एनालिसिस करते हैं और अनड्रेन एनालिसिस। ड्रेन एनालिसिस में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉइल है, रिटेनिंग वॉल है, तो इसमें हम ड्रेन एनालिसिस में हम इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर और यूनिट वेट इस्तेमाल करते हैं, गामा प्राइम, फाई प्राइम और सी प्राइम। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस में या ड्रेन एनालिसिस में हम ये पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव प्रेशर को मालूम करते हैं। और वाटर टेबल की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है वो अलहदा मालूम कर लेते हैं। इसमें के नहीं है, अच्छा ये गलत हुआ है, ये मैं मिटा देता हूँ, ये के नहीं है। तो टोटल लेटरल फोर्स जो होगा ना वो इन दोनों का सम होगा। ये है ड्रेन एनालिसिस। अनड्रेन एनालिसिस में हम क्या करते हैं
कि हम टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर इस्तेमाल FU, CU और गामा सैचुरेटेड इस्तेमाल करते हैं और ये डायग्राम प्लॉट करते हैं। इसमें वाटर, क्योंकि गामा सैचुरेटेड आपने यूज किया है इसलिए वाटर टेबल को अलग से नहीं लेते, बल्कि वाटर का इफेक्ट गामा सैचुरेटेड में खुद आ गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। पार्ट ए, आप खुद करें क्या इसका आएगा, टोटल एक्टिव फोर्स क्या आएगा, जरा खुद करें जल्दी। इसका C0 है, पहले के ए मालूम करें। 1 - sin 5 और 1 + sin 5 0.27 है। अभी आप खुद करें जरा, क्या आएगा, टॉप पे क्या प्रेशर आएगा, बॉटम पे क्या प्रेशर आएगा। टॉप ही तो 0 होगा। अच्छा, बॉटम पे सर बॉटम पे 57.5। जी आपने क्यों गलत बताया यार, ये तो इसमें कोई इतना मुश्किल चीज तो नहीं थी, आपकी वैल्यू क्यों गलत आई है। अच्छा, फोर्स आपका ये आ रहा है, इसके यूनिट्स के न्यूटन पर मीटर में होंगे। अच्छा, फोर्स की पर मीटर इसलिए कि ये रिटेनिंग वॉल जो है ना, ये बड़ा लॉन्ग है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये फोर्स जो आपने निकाली है ये पर मीटर रन कि हर मीटर पे परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन 1 मीटर पे इतना फोर्स आ रहा है और ये इसका मोमेंट आर्म होगा। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि वाटर टेबल आ गया है 2 मीटर पे, इसका यूनिट वेट जो है ना, इफेक्टिव यूनिट वेट 10.2 किलोमीटर है और ये 17। अब इसका एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे होगा वो बना दे। यहाँ पे 0, 2 मीटर पे क्या होगा, $27.6। नहीं, 2 मीटर पे 9.2 होगा। 9.18। आपने 27 कैसे निकाला? 27 कैसे निकाला आपने? सर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की। अच्छा अच्छा, बॉटम पे निकालें, बॉटम पे क्या होगा, या सर 8.262। इसमें अभी 9.2 का 9.2 लिख लें, क्योंकि ये प्रेशर तो ऑलरेडी आ रहा है नीचे भी। एडिशनल जो प्रेशर होगा वो इसकी सेल्फ वेट की वजह से होगा, वो 10.2 इज द यूनिट वेट 0.27 और ये 3 है। अच्छा, 2 नहीं है, 3 है। देखें इससे क्या आया, 25.4 सर। ये 3 होगा, 2 नहीं होगा, 3।
अच्छा वो 25.4 आ रही है सर जब 3 मीटर अच्छा, खुदाई तो करें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आप मालूम करें तो ये आ जाएगा। अकस्मात मिस्त्री रावाला या मिस्त्री राव रिंग रोड ना जेपुर वाला वे रागले करानो फोन न मिलाई। अच्छा जी, तो अब आप टोटल एक्ट ये आप मालूम करें, इसका एरिया इस ट्रायंगल का तो ये आ जाएगा, इसका मालूम करें तो ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये तीन आप ऐड करें, ये टोटल एक्टिव थ्रस्ट आ जाएगा या टोटल एक्टिव फोर्स PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 आपके पास टोटल एक्टिव थ्रस्ट आएगा। अगर आपसे मांगे कि टोटल थ्रस्ट मालूम करें तो फिर वाटर भी आप इसके साथ ऐड करें। तो टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है ना यार, इसने ये टोटल मैं ठीक करता हूं, टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है ना इसको मैं कैपिटल कर लेता हूं PA, टोटल एक्टिव फोर्स या थ्रस्ट वो P1 के बराबर है, 2 के बराबर है, ये टोटल एक्टिव थ्रस्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये 44 इससे हटा दें, 44 इसमें नहीं है। और अगर आपसे वो मांग रहा है कि टोटल थ्रस्ट मालूम करें, उसके साथ फिर वाटर भी ऐड करें। सर यहाँ पर तो हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट इस्तेमाल किया, वाटर का इफेक्ट ऑलरेडी हमने काउंट किया, तो दोबारा ऐड करने की जरूरत है? नहीं, कहाँ पे सैचुरेटेड इस्तेमाल किया? सैचुरेटेड तो नहीं है ना सर, यूनिट वेट सैचुरेटेड तो नहीं है, इफेक्टिव आपने इस्तेमाल किया। ये ड्रेन्ड एनालिसिस है, C' और φ' है, ठीक है। इसमें आपने इफेक्टिव यूनिट वेट इस्तेमाल किया है। P टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है ना, टोटल थ्रस्ट वो PA के बराबर होगा प्लस PW के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसके बराबर है। एक किलो न्यूटन पर मीटर है, ये भी गलत है। इससे क्या है, तीनों जमा करें इससे क्या आता है? 49.2 49.2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये भी जमा करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 49.2 प्लस 44, तो ये आपके पास आ गया, क्या आता है? 93.2। समझ आ गई? अब ये एग्जांपल खुद करें, इसका एक्टिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करें। टॉप पे क्या होगा कोई बताए? कि दो सॉइल्स हैं, पहले सॉइल का 38 डिग्री है, C0 है, दूसरे सॉइल का 28 डिग्री है मगर C की वैल्यू 10 kPa है, ये यूनिट नहीं लिखा मैंने, 10 kPa है। Ka 1.24 हो जाएगा और Ka 2.36 हो जाएगा। सरचार्ज लोड भी 50 kPa है। तो आप बताएं टॉप पे हमारे पास क्या प्रेशर आएगा? 12 सर। Usupisi huwe तो कौन तो कल आवाज का वर्ता बिया गोरा क्या खबर होगा कि बिया बिया डायरेक्ट लॉट की खबर है मसरोश हो कि बिया बजदा से जमा तबीन खाला दिल तेरा वाला
अच्छा जी, टॉप पे क्या प्रेशर होगा? 12 सर जी। वो कैसे आया? KA1 मल्टीप्लाई बाई 50। 30 क्या होता है? 50 मल्टीप्लाई बाई KA1। अच्छा गुड। ये KA1 यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था मगर नहीं लिखा, मगर अंडरस्टूड है कि ये 1 है। अब जब नीचे जाएंगे, ठीक है, तो सेल्फ वेट की वजह से ये प्रेशर बढ़ेगा। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या प्रेशर होगा? 6 मीटर पे अगर पहुंचते हैं तो प्रेशर किसके बराबर होगा? ये 12 तो आ जाएगा ना, 12 का तो 12 यहाँ आ जाएगा। एडिशनली आप इस सेल्फ वेट की वजह से भी ऐड करें तो गैमा इंटू H1, ये गैमा इंटू H इंटू KA1, ये एडिशनल ऐड करें। 12 का तो 12 आ जाएगा। एडिशनली आपका 18 यूनिट वेट है इसका, 0.24 KA1 है और 6 मीटर हाइट है, आपके पास 37.9 kPa आ जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। अब इस पूरे के पूरे सॉइल को, इस सॉइल 2 पे आप सरचार्ज लें और इसके सरफेस पे प्रेशर क्या होगा वो मालूम करें। वो आप खुद करें। इस सॉइल 2 के टॉप पे जो प्रेशर आएगा, ट्रीटिंग दिस एंड दिस एज सरचार्ज, तो वो किसके बराबर होगा? जी सर ये तो 37.9 नहीं होगा। नहीं, अब देखें ना, आप इस सारे को सरचार्ज ले लें इस सॉइल पे। सर्टिफाइड सॉइल किस तरह किया था? सर 69 आ जाएगा पूरा। कैसे आपने निकाला? सर जो ऊपर एरिया का एरिया हमने फाइंड किया, उससे टोटल फोर्स आ गया और उसके साथ हमने फिर जो KA2 है वो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 50 भी काउंट कर लिया सर। वो फीमेल स्टूडेंट बताए, क्या नाम है उसका? नाम भूल गया, वो बताए। Tata telefono ko. Au atam. Pisone सर 53.892। तेज बोलें। 53.892। ये कैसे निकाला आपने? सर ये ऊपर जो ऊपर 12 था तो 12 इंटू 6 किया, उससे जो है ना रेक्टेंगुलर का लोड निकाल लिया और बकाया से ट्रायंगुलर का लोड निकाल लिया, उनको ऐड किया और उसको KA2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं, आप इस तरह करें, ये 50 kPa अपने साथ लिखते हैं। 50 kPa जी लिख लिया आपने? जी। अब ये Q हो गया। अब देखें ये भी Q, ये भी सरचार्ज लोड एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। 6 इंटू 18 ये आपके पास एडिशनल सरचार्ज होगा। 6 इंटू 18 क्या आता है? 108।
अच्छा, +50 कर लें, 158। 150 टोटल सरचार्ज यहाँ पे एक्ट कर रहा है, टोटल सरचार्ज। अब इसको लेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? फिर यहाँ पर K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, K2। एक और चीज भी यहाँ पे है, वो भी कोई बताए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और चीज भी है, रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके पास है, -2c √k(a2) भी यहाँ पे आपको डालना होगा, क्योंकि ये C0 नहीं है। तो देखें, ये आपके पास 50 + 6 18 × 6, ये तो पूरा सरचार्ज हो गया। सॉइल 2 पे ये 0.36 है, K2 है, -2c √k(a2) भी डालना होगा, तो ये 44.9 kPa आ गया यहाँ पे प्रेशर। इसकी समझ आ गई आपको? समझ आ गई? यस सर। यस। अब बॉटम पे क्या प्रेशर होगा वो तो आप खुद निकालें ना। बॉटम पे टोटल प्रेशर क्या होगा वो आप खुद निकाल लें। जी क्या आ रहा है? 55.9। 55.9 बिल्कुल। अब आप समझ गए इंशाल्लाह। अब ये है दूसरा पार्ट इसका, ये है कि इसके सामने भी सॉइल पड़ी है। ये देखें यहाँ पे सॉइल पड़ी है। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा एक्टिव प्रेशर, तो इस फ्रंट वाली सॉइल पे ये पैसिव प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो वो कहता है कि अभी पैसिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करो इस सॉइल के लिए। तो वो आप खुद करें। टॉप पे क्या प्रेशर होगा? यहां से यहां तक सॉइल 1 है और वाटर टेबल से नीचे सॉइल 2 है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह है मगर पैसिव डायग्राम है, वो प्लॉट करें। टॉप पे क्या होगा कोई बता सकता है? 0। पैसिव पहले तो ये निकाले ना 1, देखें कितना ज्यादा हो गया है। ये 0 है, 1.4, ये 4.5 मीटर है। तो 0 पे आपके पास 0 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा?
वो बताए कोई। ये है ना 112.6। ये है ना 18 और के P1 इंटू 1.5 H है इसका। ये अब इस इंटरफेस पे ट्रीटिंग दिस एज सरचार्ज क्या होगा? जी जी 139.6। कैसे निकाला? 108.4। कैसे निकाला? सर इसमें हमने वो ऐड किया, पिछले वाले में हमने सब्ट्रैक्ट किया था और इसमें ऐड किया तो ये है। अच्छा हाँ बिल्कुल ये है। इसमें ये आपके पास 18 इंटू 1.5 सरचार्ज लोड आ गया, इसको आप 2.7 से मल्टीप्लाई कर लेटरल आ गया, और एड ये भी है 2c अंडर रूट के विद प्लस साइन करें तो ये आपके पास 108.4 और ये आपके पास सॉरी ये आ गया। तो इसके साथ आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो पिछला स्लाइड जरा निकालें। पिछला इस स्लाइड में अगर किसी का क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर पिछले में जाते हैं। सर ये जीरो किस तरह होता है ऊपर? इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ऊपर वाला जो साइड है सर? नहीं इफेक्ट नहीं होगा? नहीं उसका नहीं है। ये सरचार्ज तो देखें इस सॉइल पे पड़ा हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएं तो आप पे कोई प्रेशर महसूस करते हैं? आप रिटेनिंग वॉल है, रोड के साइड पे गई या रोड पे खड़े हो जाएं तो आपको कुछ मसला नहीं होता, कोई प्रेशर है ही नहीं वर्टिकल प्रेशर तो सिर्फ इस साइड पे है। हाँ इसका इफेक्ट ये होगा कि ये वॉल को लेटरली मूव करेगी और इस सॉइल को पैसिव कंडीशन में ले आएगी, जिसका डायग्राम आपने बना दिया है। और सर ये डिफरेंट पोर्शन पर हमने क्यों भी सरचार्ज फाइंड किया? इससे पहले तो हम सिर्फ एक ही वीडियो फाइंड कर देते और आपने यहाँ पर वाटर टेबल पर भी सरचार्ज फाइंड किया। वाटर टेबल पे नहीं किया बेटा, ये वाटर टेबल से ऊपर एक सॉइल है, वाटर टेबल से नीचे दूसरी टाइप सॉइल है, ठीक है ना? वाटर टेबल इज एट द इंटरफेस ऑफ टू सॉइल्स। ये सॉइल 1 है और ये सॉइल 2 है, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड में? चलें पीछे जाते हैं। जी अब बताएं क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो 49 प्लस 10.2 मल्टीप्लाई बाई 3.36 है सर, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा सर? ये 49 माइनस, क्योंकि हमारे पास जो एक प्रेशर के लिए वो फार्मूला है वो के ए सिग्मा 1 माइनस 2c अंडर रूट के। ये तो 2c वाला नहीं है, वो 2c तो यहाँ पे आ गया एक बार। 44.9 आपने यहाँ जब ऐड किया ना तो इसमें ऑलरेडी माइनस 2c अंडर रूट के ए आ। ये तो देखें 3 मीटर आपके पास डेप्थ है, ठीक है, ये K2 है और ये इसका यूनिट वेट है 10 गामा प्राइम। ये तो और बर्डन प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है ये वो है। ओके सर। सर ये एक्टिव और पैसिव प्रेशर सर ये जो होता है ये साइड रेंज पे डिपेंड नहीं करता है हॉरिजॉन्टली के मतलब कितने रेंज तक है, लेकिन हमने तो यहाँ पर भी सब कुछ नहीं पढ़ा सर। रेंज ये सर मतलब जो रिटेनिंग वॉल हमारे पास होते हैं उससे कितने रेंज पर ये साइड बड़ा हुआ है? नहीं ये तो इंफिनिटी तक पीछे किया हुआ है, ठीक है ना? इसमें हमने एज्यूम किया है कि ये बहुत पीछे तक किया हुआ है। इसमें फिर बातें हैं मगर इसमें आपने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये पीछे तक जा रहा है, काफी हद तक जा रहा है।
अच्छा जी, चलें ठीक है। सर स्लाइड नंबर 27 समझ नहीं आई सर। जी स्लाइड नंबर 27 सही समझ नहीं आई सर। 27 जी सर। 27 अच्छा ये अच्छा, इसकी समझ आई है? यस सर। इसकी समझ सर 3 वाला जो डायग्राम है 3 नंबर उसकी समझ नहीं आई सर। ये वाला यस सर। तो देखें, ये सॉइल जिस तरह अभी मैंने कहा, ये सॉइल एज सरचार्ज एक्ट कर रहा है इस नीचे सॉइल पे, तो इसका लोड किसके बराबर होगा? प्रेशर गैमा इंटू H1, गैमा 1 इंटू H1, गैमा 1 इंटू H1 इज लाइक अ क्यू फॉर इट। तो इस पे जो प्रेशर आएगा इस सरचार्ज की वजह से, तो आप इसको Ka2 से मल्टीप्लाई करें, Ka2 इंटू क्यू, ये क्यू की वैल्यू है, इज दिस प्रेशर। यस सर ठीक है सर। यहाँ पे मैंने सेपरेट ड्रा किया है, और जो एग्जांपल हमने किया वो हमने सारा मिला के किया है, ठीक है ना। तो उसको इस सारों को मिला लें, तीनों डायग्रामों को, तो आपके साथ वही डायग्राम आ जाएगा जो कि हमने एग्जांपल में सॉल्व किया। और कोई क्वेश्चन है? चलें, बस आप लीव कर सकते हैं। ये मैं आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, आप जा सकते हैं।